नमस्ते बच्चों। आज हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बात करने वाले हैं। पहले तो समझें कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड हमने एग्जांपल्स कहाँ कहाँ देखे होंगे। आपने देखा होगा कि अगर एक प्लास्टिक बॉल है उसको हम लोग पानी के अंदर डुबो देते हैं, ठीक है, और छोड़ देते हैं तो वो निकलता है और किसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग और उसे छोड़ देते हैं तो वो पानी के अंदर जाता है, बट उसकी एक्सेलरेशन अगर हम लोग लें कि समझो जरा कंडीशन को इमेजिन करो, मान लो यहाँ पर हमारे पास पानी है, पानी में आपने बॉल को छोड़ा और दूसरा हवा में छोड़ा, तो जो हवा वाला है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है या उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होती है, जल्दी 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 वो ग्राउंड में पहुँच जाता है। सेम आपने कुछ अदर एग्जांपल्स देखे होंगे कि जो एरोप्लेन होता है उसमें हम लोग जितने भी हैवी लगेजेस होते हैं वो हम लोग बॉटम में रखते हैं, ठीक है। आपने शिप्स देख रखे होंगे, शिप्स में भी जितने हैवी लगेज होते हैं उसको हम लोग बॉटम में रखते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि हमें कैविटी पता करना है, या चलो कैविटी नहीं तो दूसरा सुना होगा अलॉय के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक मेटल का है, कितना दूसरे मेटल का है वो बताना है। तो ये सारी बातें हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल से समझते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता पहले क्या है इस बात को समझें, और इस बात को समझने के लिए चलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास एक कंटेनर है, हमारे पास एक कंटेनर, इस कंटेनर में हमने लिक्विड रख दिया है और तो लिक्विड इसके टॉप सरफेस तक बिल्कुल फिल किया गया, लिक्विड इसके टॉप सरफेस तक बिल्कुल फिल कर दिया गया, ठीक। आइए और बात को समझें। यहां पर हमने एक छोटा सा ओपनिंग रखा है, यहां पर हमारा एक वेइंग मशीन, ठीक। यहां पर हमने एक कंटेनर रखा, ठीक है। बातों को देखते जाना। अब मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है बेटा, आपको आई थिंक याद होगा कि यहाँ पर हमारे पास एक मीटर होता है जो हमें वेट बताता है और यहाँ पे मास है, तो स्मॉल m का कोई मास है हमारे पास, ठीक है। आपने देखा कि जब स्प्रिंग बैलेंस पे आपने इसको यूज किया तो इसमें जो वेट दिखा रहा था इसका, वो वेट दिखा रहा था, लेट्स से मान लीजिए वो वेट दिखा रहा था 10 ग्राम दिखा रहा था, ठीक है, मान लेते हैं 10 ग्राम। जैसे आपने इस सेम ऑब्जेक्ट को उठाएं और अब पानी में लेकर आ गए, तो जैसे आप इसे पानी में डुबोते हैं तो होगा क्या बेटा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यहां से निकलेगा और यहां पर आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल टॉप तक भरा हुआ था ये, है ना। अच्छा, तब जैसे ही हमने इसे पानी में डुबोया तो इसमें क्या देखा गया कि अभी जो इसका वेट था वो सपोज 6 ग्राम दिख रहा है या मान लो 7 ग्राम दिख रहा है, तो पहले से तो कम हो गया। सरप्राइजिंगली जब हमने देखा तो यहां पर भी वेट जो था वो 3 ग्राम का था, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट को पानी में आपने डुबाया तो हुआ क्या, जैसे आपने पानी में डुबाया तो इस पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा होगा, इसी फोर्स का नाम हमने बोला अपथ्रस्ट फोर्स है, इसी का नाम बायंड फोर्स है, इसी फोर्स का नाम अपथ्रस्ट फोर्स है, बायंड फोर्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, और इसी से हमारा स्टेटमेंट आया आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट, इस बात को समझें। बोला गया कि व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज व्हेन अ ऑब्जेक्ट so when an object is partially or fully immersed in water then a net upward force acts on it, ठीक है, called बायंड फोर्स, ठीक है बेटा। तो ये जो अपवर्ड फोर्स लगा इसी का नाम होता है क्या, बायंड फोर्स, ठीक है।
जो बायंट फोर्स होगा बेटा, ये किसके बराबर होगा? ये होगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर। मतलब यहां से जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस किया था एग्जैक्टली उसके वेट के बराबर होगा। सो बायंट फोर्स इज इक्वल टू, और इट इज इक्वल टू, सेकेंड पॉइंट में लिख देता हूं, विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू द weight of liquid displaced। ठीक है, तो वो किसके बराबर था? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, डन, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलिए, इसी का सेकेंड पार्ट में आता है। समझते हैं। अब ये बाइंड फोर्स किसके बराबर होगा, हमें ये बात देखनी है। ठीक है, आओ जरा समझते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास कंटेनर है, ये एक हमारे पास कंटेनर है। ठीक है बेटा, आई हमने यहां पर एक क्यूब माना है। चलो क्यूब दिखाई नहीं देते हैं, हमने एक क्यूब माना है। ठीक है, तो हमने एक ये क्यूब माना है, वाटर का ही क्यूब माना है आपने इस लेवल में। ठीक है, वाटर का एक क्यूब हमने मान लिया। अच्छा, अब इस क्यूब को अगर हम लोग देखें तो ये तो इक्विलिब्रियम में है बेटा, ये ना तो नीचे आ रहा ना तो ऊपर जा रहा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है बेटा, तो हमें पता है कि इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन कौन सा होगा। तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, तो मान लो हमारे पास ये हमारा क्यूब है, नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा, ऊपर की तरफ F2 का फोर्स लग रहा होगा और नीचे की तरफ F1 का फोर्स लग रहा होगा। F2 फोर्स कौन लगा रहा होगा बेटा? तो वो पानी लगा रहा होगा। तो पानी अगर हमारे पास है, ये लग रहा होगा F2 का फोर्स। ठीक है, यहां पे लग रहा होगा नीचे की तरफ F1 का फोर्स। इसकी जो साइड है उसको हमने मान लो A ले लिया। ऑलराइट, ठीक है, साइड को हमने A रखा। अब जरा समझो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है बेटा, और हमें पता था न्यूटन के लॉ से कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है मतलब नेट फोर्स बराबर होनी चाहिए, मतलब नेट अपवर्ड फोर्स और नेट डाउनवर्ड फोर्स बराबर होना चाहिए। वही बात यहां पर है कि अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो F2 का फोर्स है बेटा, F2 का जो फोर्स है, F2 फोर्स, दैट इज इक्वल टू F1 फोर्स प्लस वेट ऑफ दिस लिक्विड, और जो क्यूब आपने देखा उसका वेट बहुत ही बढ़िया। अब अगर इसी सेम चीज को हमने लिखा तो हम लिख सकते हैं F2 माइनस F1 इज इक्वल टू वेट। वेट क्या होगा बेटा? दैट इज इक्वल टू, यहां पर रखा क्या है, हमने मान रखा है कि लिक्विड था यहां पर, सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? सो वॉल्यूम अगर हम लोग देखें तो ये जो वॉल्यूम है हमारे पास, उसको मान लिया V इनसाइड। तो कई बार अगर इस केस में तो चलो हमारा पूरा का पूरा सॉलिड अंदर है, अगर ये सिर्फ कुछ पोर्शन अंदर होता तो वॉल्यूम इनसाइड होता। ठीक है बेटा, इस केस में V इनसाइड और जो ऑब्जेक्ट है पूरे का वॉल्यूम सेम है, तो V इनसाइड को V इनसाइड रहने दिया इनटू G। ये जो अप नेट फोर्स ये किधर लगा है बेटा? ऊपर की तरफ लगा। सो दिस इज कॉल्ड अप थ्रस्ट फोर्स और बायंट फोर्स। ठीक है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, अभी थोड़ी देर में चलो बात करते हैं। तो बायंट फोर्स इज इक्वल टू आया हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इनसाइड इंटू G के बराबर। ठीक है, सो बायंट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू वॉल्यूम विच इज इनसाइड इंटू G के बराबर। ठीक है, आई होप कोई खास दिक्कत नहीं रहा। इसमें कुछ और बात समझो, हमने क्या बोला था कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, अगर आपको पिछला केस याद है बेटा, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बोला था। मतलब समझो कि यहां पर जो सॉलिड आया था उसने इतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड तो डिस्प्लेस किया था, तो जो सॉलिड के कारण डिस्प्लेस हुआ है वही तो कहलाया हमारे पास वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या कहलाया? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनसाइड। ये क्या बन गया? मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू G, क्या बना? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है भाई, तो आई होप आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहां तक आपको कोई खास बात
या यहां तक कोई खास डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। ठीक है, कहानी को थोड़ा और समझे बेटा। हमारा पिछला ही केस है, मैं हूबहू उसको लेकर आ रहा हूं कि यहां पर मान लो पहले रखा गया था हमारे पास ये चलो अभी टेंशन से ले लेते हैं, स्ट्रिंग वगैरह नहीं लगाते हैं, कि यहां पर कोई टेंशन था। ऑलराइट, सो इस टाइम में टेंशन हमारे पास वैल्यू बराबर था, किसके बराबर था बेटा? mg के बराबर। अगर आप ध्यान से समझें और स्प्रिंग रखें तो स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग होगा वो किसके बराबर होगा? यहाँ पर mg के बराबर होगा। अब आप इसको लेकर आए और पानी में डुबो दिए। ठीक है भाई, चलिए तो इसको पानी में डुबो दिए, चलो पानी बना लेते हैं। ये रहा हमारे पास पानी। बहुत ही बढ़िया, जैसे पानी में आप इसे डुबो देंगे बेटा, ये रहा पानी, इसमें आपने इसे डुबो दिया तो होगा क्या मेरे पास? हमने देखा था कि इस अभी के टाइम पे अगर देखें तो क्या पता चला था हमें कि इसका वेट कम हो जाएगा। यही था ना, वेट कम हो जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ एक बाइंग फोर्स लगता है। ये बात हमने जान ली। तो अब अगर इसको आप समझें तो क्या होगा बेटा? नीचे की तरफ हम पे लग रहा होगा वेट W, ऊपर की तरफ लग रहा होगा हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स और ऊपर की तरफ रहा होगा टेंशन। तो अगर आप इक्विलिब्रियम में देखें तो हम लोग क्या देख सकते हैं? इक्विलिब्रियम में अगर आप इसका FBD बनाना चाहें तो ऊपर की तरफ है टेंशन, नीचे की तरफ लग रहा है यहां पर वेट और ऊपर की तरफ लग रहा है इस पे अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, यानी कि हम लोग अगर लिखें तो टेंशन अब किसके बराबर आएगा बेटा? वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर आएगा। ठीक है भाई, जो वेट कम आया है यहां पर मतलब लॉस इन वेट हुआ है, तो लॉस इन वेट किसके कारण आया है? अपथ्रस्ट फोर्स के कारण आया है। सो लॉस इन वेट कई बार आपको बोला जाएगा, लॉस इन वेट किसके बराबर है? अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर है, विच इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनसाइड इनटू जी के बराबर है। जिसका मतलब क्या हो गया बेटा कि हमारे पास टेंशन की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो टेंशन की वैल्यू आगे टेंशन इज इक्वल टू, इसी को हमने लिख दिया mg माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनसाइड, अभी तो दोनों वॉल्यूम सेम ही है, इनटू g। अच्छा, मास को क्या लिख सकते बेटा? वो भी आप ध्यान से समझे। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी किसका? सॉलिड का, इनटू g, जो भी सब्सटेंस था हमारे पास। तो अगर यही बात आप रखें तो टेंशन का एक्सप्रेशन कितना के बराबर आया बेटा? mg को मैं थोड़ा सा अब चेंज कर देता हूं, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू g माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनटू g। अब मैंने सारे पार्ट से डेंसिटी ऑफ द सॉलिड वॉल्यूम इनटू g को कॉमन ले लिया। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या आया होगा? हमारे पास टेंशन की वैल्यू आई होगी और कॉमन लेने के डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू g 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बटे डेंसिटी ऑफ द सॉलिड के बराबर आया। बहुत ही बढ़िया, इसको और आगे ले जाएं। यही क्या था हमारे पास? mg के बराबर था, यानी टेंशन की वैल्यू किसके बराबर आई बेटा? हमारे पास mg के बराबर आई 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बटे डेंसिटी ऑफ द सॉलिड के बराबर आया। ये हमारे पास आया टेंशन का एक्सप्रेशन। कहानी खत्म नहीं हुआ बेटा, हमसे पूछा जाएगा कि वेट एपरेंट बताइए, एपरेंट वेट बताइए। एपरेंट वेट का मतलब क्या हुआ? जो पहले लग रहा था वो तो ट्रू था, अब एक्चुअल तो नहीं मिल रहा। और यही याद करो क्या बोला था? टेंशन ही हमें स्प्रिंग बैलेंस दे रहा था। तो कई जगह हमसे पूछा जाएगा वेट एपरेंट का फॉर्मूला बताइए। सो वेट एपरेंट इज इक्वल्स टू, यहां पर आ गया हमारे पास mg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड। यह है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट, कि आप शायद टेंशन पूछ सकते हैं या वेट एपरेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां तक कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग लॉ ऑफ फ्लोटेशन। सो नेक्स्ट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है बेटा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, टॉपिक ही बोल रहा नाम अपना। लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मतलब हुआ फ्लोट करेगा भाई। ठीक है ना, अगर फ्लोट करना है तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। बस वही बात हम लोग यहां पर करेंगे और कोई खास बात नहीं। आइए, तो मान लिया ये हमारे पास लिक्विड है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक सॉलिड रख दिया गया हमारे पास, तो हमारे पास ये एक मान लो सॉलिड रख दिया गया। ठीक है, फॉर द पर्पस हमने क्या करा है कि इसको कंप्लीटली इमर्ज नहीं करा,
थोड़ा सा बाहर रखा, ठीक है। कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है, कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है यहां पर, तो ये फ्लोट कर रहा। अगर ये फ्लोट कर रहा होगा बेटा तो इस पे जो नीचे का फोर्स है अभी, वो फोर्स कौन सा होगा, mg लग रहा होगा। ऊपर कौन सा लग रहा होगा, बाइंड फोर्स लग रहा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये फ्लोट कर रहा है सर, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि mg जो वेट है इसका, वो अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर हो गया होगा, ठीक है भाई। तो यहां से कई बार ये भी आपसे पूछ सकता है कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है ये, इनटू जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम व्हिच इज इनसाइड इनटू जी। जी कट गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड बटे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम इनसाइड बटे टोटल वॉल्यूम। अब कई बार आपसे इसमें केस पूछ लेगा कि बताइए कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड है। सो अगर आपको बोलना है कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड, ठीक, V inside, right? So fraction of volume, F is the fraction of volume inside. तो अगर उसको लिखना है हमारे पास, so that is equal to V inside बटे V के बराबर। अगला ये भी पूछ सकता है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड है बेटा, तो क्या बोलेंगे कि एक माइनस जितना इनसाइड है, तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम व्हिच इज इनसाइड, ठीक है। ये हमारा एक पार्ट हो जाएगा, ठीक, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। आइए इस पे 3 केस आते हैं, हम लोग बारी बारी से तीनों केस को डिस्कस करते हैं। पहला केस है हमारे पास, ये पानी, ये रहा हमारे पास पानी, ओके। तो मैं 2 केस एक साथ कर डालूंगा, ये पानी हमारे पास। पहला केस बोला कि फर्स्ट केस व्हेन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर ऐसा केस हो जाए तो जो हमारा सॉलिड है वो बिल्कुल कंप्लीटली इमर्ज हो जाएगा इसमें। कैसे, यहां पर देखो, तो अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड दोनों को बराबर कर दिया तो V इनसाइड ही V बराबर हो जाएगा, वही बात यहां पर भी। स्टिल इस केस में भी हमारे पास क्या क्या बातें हैं बेटा कि वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर है। वेट एपरेंट कितना है बेटा, यहां पर 0 है, ठीक है। हमारा जो वेट एपरेंट है वो 0 है। क्या बॉडी रुका हुआ है हमारे पास, हाँ, तो बॉडी रुका हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 में, इस केस में जो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड है इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो क्या होगा बेटा, कुछ पोर्शन हमारे पास आउटसाइड रहेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास V इनसाइड, वॉल्यूम इनसाइड। और तो अगर ये हमारे पास वॉल्यूम इनसाइड हो जाएगा बेटा, तो हम लोग और बातें यहां पर क्या क्या बोल सकते हैं। अगेन इस बार भी हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो इस बार अगर आप बोलना चाहें तो फिर से वही बात है कि वेट एपरेंट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स, बट याद रखना डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू G इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम इनसाइड इनटू G के बराबर, खत्म। वेट एपरेंट अभी के केस में भी कितना होगा, तो वेट एपरेंट इस केस में भी हमारे लिए 0 नहीं होगा, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा अभी भी रुका ही रहेगा। अब आते हैं हमारे थर्ड केस पे, ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। तो हमारा थर्ड केस क्या बोल रहा है बेटा, हमारे पास इस बार पानी है और पानी के अंदर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया, बट ऑफ कोर्स इस केस में ये बात आ जाएगी कि जो हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड है दैट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो हमारा सॉलिड है, अब ये नीचे आ रहा है, तो अगर ये नीचे आ रहा है बेटा तो वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा एंड एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन नहीं बोला गया, वेट पूछा गया बेटा, तो स्ट्रिंग से अटैच कर दीजिए, आपको वेट एपरेंट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही ना। स्ट्रिंग याद करो, टेंशन वाला पहला केस जिसमें हमने टेंशन को किससे बराबर किया, mg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वही वेट एपरेंट था। तो यहां पर अगर हम लोग देखें वेट एपरेंट अगर मुझे सिर्फ निकालना है तो आप बोल देंगे क्या, mg और आया था 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है। अगर हमें वेट एपरेंट ना पूछकर एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन पूछ दिया जाए तो एक्सेलरेशन क्या बोला जाता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू m इनटू g 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, डन। व्हिच मींस दैट एक्सेलरेशन कितने के बराबर आया हमारे पास बेटा, g इन ब्रैकेट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड के बराबर। ये आया हमारे पास हमारा आंसर। बट इसमें एक और बात रहेगा,
क्या केस रहेगा समझे। सेकंड केस इससे क्या पूछा जाएगा कि अगर डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज वेरी वेरी लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। मतलब क्या समझो, एक प्लास्टिक का बॉल है, आपने पानी के अंदर उसको डुबो रख दिया और छोड़ दिया, तो जब वो क्या दिखेगा, ऊपर आता है, एक्सेलरेट होता है। तो आपने क्या बोला कि सर यहां पर जो क्या होगा हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन देखें तो आप थ्रस्ट ज्यादा होगा और उसका वेट कम होगा। यानी इस बार जो एक्सेलरेशन देखें, पिछले केस में एक्सेलरेशन था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस केस में एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। सो दैट इज इक्वल टू जी इन ब्रैकेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड -1। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है बेटा, ये किस डायरेक्शन में रहेगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ये एक्सेलरेशन हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन होता है समझे। बोला जाता है एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन क्या बोला गया है समझे कि ऑब्जेक्ट इज फॉल फ्रॉम अ हाइट h, ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ h, ठीक है। नाउ it penetrates to some depth in the liquid, after which it comes back to the water surface. Then find the depth or maximum depth up to which this ball reaches. कहानी क्या हुआ समझे, find maximum depth up to which this ball reaches। मतलब क्या हुआ कि हमसे पूछा गया कि ये पानी के अंदर जब आएगा और आने के बाद वापस जाना है बेटा, तो वापस तो तब जाएगा जब आप थ्रस्ट ज्यादा हो। अब थ्रस्ट ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या, हल्का ऑब्जेक्ट, ठीक है, नीचे है, कहानी खत्म। बस मान लीजिए ये x है, तो यहां पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, हम बोल सकते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh के बराबर। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh बोल सकते हैं हम। अब यहां पर रिटार्डेशन होना बेटा, तो हमें पता है कि यहां पर वेलोसिटी जीरो होगी, तभी तो पार्टिकल पलटी मार कर जाएगा। यानी सेकेंड इक्वेशन के लिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया, अगर मैं सेकेंड पार्ट के लिए लिखूं बेटा, तो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल इज v स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a ऑफ x के बराबर। दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए, v स्क्वायर की वैल्यू कहां, यहां से आ जाएगी। यानी आप देयरफॉर क्या लिख सकते हैं बेटा, ट्वाइस gh इज इक्वल टू ट्वाइस a की वैल्यू क्या थी बेटा, a की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल रखा था। सो दैट इज इक्वल टू g इन ब्रैकेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉलिड -1, तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड -1 कर दिया मैंने इनटू x। 2g से 2g कट गया, यानी x का जो रिलेशन आया बेटा क्या आया, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू h बटे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ये आया हमारे पास मैक्सिमम डेप्थ जहां तक बॉल हमारा पहुंच पाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड केसेस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।